जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं, कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं। कोई पूछे तो बोलते हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। मिस्टर सिंह इंडिया वाले आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोरंजन पर। आज का जो टॉपिक रखा गया है, आज का जो है प्रैक्टिस सेट डेली टेस्ट में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का यह डेली टेस्ट जो है सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह 6 मार्च का है ना, लेकिन आने वाले आपके एग्ज़ाम पॉइंट भी उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बिहार दरोगा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी या ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर एक संपूर्ण क्लास की जानकारी के माध्यम से आपको सारा चीज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसौर की स्थिति पृथ्वी होती है सूर्य से क्या होती है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य से क्या होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अत्यंतिक पास में, मान कि बहुत ही पास में हो जाती है, अत्यधिक पास में होती है। तो बात चला है कि उपसौर की। उपसौर क्या होता है भाई? तो उपसौर को बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन। इंग्लिश में पूछ देगा पेरीहिलियन, पेरीहिलियन बोलते हैं। तो कितना नज़दीक हो जाता है यह सूर्य से, कितना नज़दीक हो जाता है? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर ये पास में हो जाता है। 14.7 करोड़ किलोमीटर ये आपको उपसौर या पृथ्वी के सूर्य के नज़दीक हो जाता है। पृथ्वी सूर्य से नज़दीक हो जाता है, ठीक है ना। अब बातें करते हैं हम सबसे दूर जो है, सबसे दूर पृथ्वी सूर्य से कितने दूर हो जाते हैं। सबसे अधिक दूर पे पूछेगा तो 15.21 किलोमीटर है ना, करोड़ में ही जाता है, करोड़ में आएगा। 15.21 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर ये दूर रहता है। अब सुनिएगा कि अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे। तो अधिकतम दूरी को आप बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं एम्फिलियन बोलते हैं, एम्फिलियन। उपसौर को पेरिहिलियन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब ध्यान रखेंगे उपसौर की घटना किस तारीख को होती है। तो उपसौर की घटना जो होती है 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना कौन सी होती है, कब? 4 जुलाई को होती है। कब होती है सर? 4 जुलाई को होती है। तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को। सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया पूछेगा तो सूर्य है। और पृथ्वी और सन से कि बीच की दूरी कितना आगे की दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूछेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़, याद रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। तो यह बात समझ लिया गया। उपसौर की स्थिति जो पृथ्वी होती है सूर्य से क्या पास में होती है, और यह घटना 3 जनवरी को होती है। 4 जुलाई के अपसौर की होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महासागरीय मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो महासागरीय मरुस्थल कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर को सर गैसों सागर बोलते हैं।
सारगैसो सागर। सारगैसो सागर किसको बोलते हैं? तो अटलांटिक महासागर को सारगैसो सागर बोलते हैं। और ये सारगैसो सागर जो है किस देश का अंग है? यूएसए का, यूएसए का अंग है। तो सारगैसो सागर किस देश का अंग है? तो किस देश का अंग है भाई अधिकार क्षेत्र में? तो आपको यूएसए का अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को याद आ रहा है ना, अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर, महासागर बोलते हैं। अटलांटिक महासागर को क्या बोलते हैं? तो आंध्र महासागर को। किस सागर को आंध्र महासागर बोलते हैं? तो अटलांटिक महासागर। सारगैसो सागर कहाँ है? आपको अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर कहाँ है? तो यूएसए में। आंध्र महासागर समझ लिए। अब बातें करते हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। अब देखिएगा इसमें गर्त जो है बहुत ही कम है। गर्त क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन उस गर्त में याद रखेंगे सबसे गहरा गर्त कौन है? प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको गर्त है। प्यूर्टोरिको गर्त किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टोरिको गर्त किस महासागर में है? तो ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टोरिको गर्त है और इस महासागर का सबसे गहरा है, समझ लिए। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर की। अब बातें करें प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, है ना। सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गर्त है। तो इसमें जैसे कि नाम सुनेंगे मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति पाया जाता है। किसमें? प्रवाल भित्ति किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। और सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ग्रेट बैरियर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा हो गया। प्रवाल भित्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब बातें करते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर छोटा है इसलिए इसे अर्ध महासागर बोलते हैं। अर्ध महासागर के नाम से किसको मैं? अर्ध महासागर, आपको हिंद महासागर को अर्ध महासागर बोलते हैं, ठीक है। और इसी में जावा गर्त है। कौन सा गर्त? जावा गर्त किस में है? तो आपको हिंद महासागर में। अर्ध महासागर आपको हिंद महासागर को बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक जो है, और ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में जो है सबसे छोटा आर्कटिक जो है सबसे छोटा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो ये बातें समझ लिए रखेंगे। तो महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है अटलांटिक महासागर को, समझ में आ गया। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो ये आपको प्रशांत महासागर में, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच में जल का विभाजक बनाती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच में जल का विभाजन कौन बनाती है? तो आप मार कर आइएगा, हम जानते हैं मैकमोहन रेखा,
लेकिन बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। जल का विभाजन काराकोरम रेंज बनाती है। कौन बनाती है भाई? काराकोरम रेंज जो बनाती है भारत और आपको चीन के बीच में जल विभाजक का कारण है काराकोरम रेंज बनाती है, काराकोरम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया? बजाज सागर बांध बनाया गया किस नदी पर जो है बजाज सागर बांध बनाया गया है? तो बजाज सागर जो बांध बनाया गया है तो ये माही नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है। महानदी ये उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये है। और इसी महानदी पर आपको हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध बनाया गया है आपको महानदी पर। ठीक है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा और एस्चुअरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है नर्मदा और तापी। और नर्मदा नदी पर जो है आपको ध्यान आ रहा है ना, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस पर? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ओंकेश्वर बांध, कौन से बांध? ओंकेश्वर बांध भी पूछेगा तो आपको ओंकेश्वर बांध भी आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। शारदा नदी जो है इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं, शारदा नदी को काली नदी के नाम से। तो ये आपको बजाज सागर आपको किस नदी पर? तो माही नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से कौन सा मिलान जो है असत्य है? 5वें नंबर जो है असत्य पर बात करते हैं किस है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? पुनास जो है राजस्थान में, पुनास जो है राजस्थान में है ना, पुनास जो है राजस्थान में है। और ये चंबल नदी पर, पुनास से हो गया, पुनास राजस्थान के चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश नहीं हुआ, राजस्थान, यही गलत है। बिहार जलप्रपात आपको राजस्थान में, ये टोंस नदी पर, किस नदी पर? टोंस पर है, टोंस नदी पर बनाया गया है, टोंस नदी पर बनाया गया है। जयकारा तमिलनाडु में, गोकाक हो गया कर्नाटक में। ध्यान रखेंगे इस बात को, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आम्र वर्षा जो है किस राज्य में होता है? तो ये आम्र वर्षा जो होती है किस राज्य में? तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपको होता है केरल में। ठीक है। और भारत में जो है, भारत में याद करिए, भारत में वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु कब से शुरू हो जाती है? 15 जून से 15 सितंबर। भारत में मानसून का आगमन 15 जून से 15 सितंबर के बीच में होता है। मानसून का आगमन पूछेगा 15 जून से 15 सितंबर होता है। और मानसून शब्द क्या है? अरबी है। मानसून शब्द क्या है? अरबी। ठीक है। क्यूरिन प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्यूरिन प्रक्रिया जो है तो ये जानते हैं, ये सुगंधित बनाने की। क्यूरिंग प्रक्रिया क्या है? सुगंधित बनाने के लिए। क्यूरिंग प्रक्रिया से सुगंधित बनाने के लिए ये आपको चाय की खेती में क्यूरिंग की प्रक्रिया होती है। और आपको ये भी जानकारी बता देते हैं, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, बंद किया था। कौन बंद कर दिया था? जहांगीर ने किया था,
जहांगीर ने किया था। तंबाकू पर सर्वप्रथम कौन शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये आपको जहांगीर ने लगाया था, जहांगीर ने। और तंबाकू दिवस को मनाते हैं 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं। और भारत में तंबाकू किसके द्वारा था? यूरोपीय के द्वारा लाया गया था, यानी पुर्तगाल के द्वारा। और तंबाकू में क्या पाया है? निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। चाय में क्या था? चाय में थीन। ठीक है ना, बात करते हैं आगे। बात समझ में आया? क्यूरिन की प्रक्रिया क्या है? तंबाकू की खेती के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया क्वेश्चन कि सागर सम्राट युक्त है किसके लिए? सागर सम्राट किसके लिए जाना जाता है? तो सागर सम्राट जो है तेल निकालने के लिए जाना जाता है। सागर सम्राट जो है ये आपको तेल निकालने के लिए किया जाता है। आपको मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई से जो तेल निकाला जाता है वही इसी को बोलते हैं सागर सम्राट। ONGC के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा निकाला जाता है। तो समझ लिया, ये तेल निकालने के लिए सागर सम्राट बोला जाता है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब किया गया? BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। शिशु मृत्यु दर में जो है शामिल मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर में जो शामिल उम्र को रखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 0 से, माने कि जन्म से 1 वर्ष की जो है उम्र को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जन्म से माने कि जन्म जो हो गया, इस दुनिया में आ गया, तो 0 से लेकर 1 साल के बच्चों को अगर मृत्यु हो जाती है उसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र का नाम का अर्थ होता है वज्रपात स्थल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना है कि किस पर्वतीय स्थल को जो है वज्रपात स्थल बोला गया है। वज्रपात स्थल बोला गया मैंने कि वहाँ पर जो बारिश होती है, गड़गड़ाहट है ना, बिजली की इतना चमक रहती है, इसलिए वज्रपात स्थल किसको बोला गया है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये जो सही इसका जवाब होगा, दार्जिलिंग के क्षेत्र को वज्रपात क्षेत्र बोला जाता है। बात समझ में आ गया? दार्जिलिंग का, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था, 2004 में मिला हुआ था। ठीक है ना, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला हुआ था GI टैग, पश्चिम बंगाल में है। और ये पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर वज्रपात होता रहता है हमेशा, गरज के साथ ये वर्षा होती रहती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। कहाँ है जी? तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती हैं उसी को बोलते हैं नीलगिरी, है ना। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उसी को बोलते हैं नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है। और इसी के क्षेत्र में जो है तमिलनाडु क्षेत्र में, नीलगिरी के क्षेत्र में कौन सा जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति। ये जो कौन सा इनका प्रमुख काम क्या है? पशुपालन है। टोडा जनजाति का प्रमुख काम क्या है? ये पशुपालन है, जो नीलगिरी के क्षेत्र में पाया जाता है लोग, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती हैं। अब बातें करते हैं यहाँ पर इलायची की पहाड़ी। यह भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? इलायची की पहाड़ी। इलायची के पहाड़ी को कार्डानम की पहाड़ी बोलते हैं। कार्डानम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी को कार्डानम की पहाड़ी। और भारत का सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन है? ये इलायची की पहाड़ी, ठीक है, जिसे कार्डानम की पहाड़ी बोलते हैं। और इसका विस्तार
इसका विस्तार जो है तमिलनाडु और केरल में है, लेकिन ऑप्शन में देगा तो आप केरल में मारिएगा, केरल को सही मारिएगा, केरल को सही मारना है, तमिलनाडु को नहीं। बोर्ड भी चेक कराएगा, केरल चेक कराएगा। यहाँ पर देख रहे हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है। चलिए, ये इस प्रकार से ये डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है? ये लैगून झील का उदाहरण नहीं है। अष्टमुडी है, बिल्कुल है। वेम्बनाड केरल का है। चिल्का झील उड़ीसा का है, बिल्कुल है। रूपकुंड ये झील जो है ये नहीं है। रूपकुंड कहाँ है जी? रूपकुंड आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में, यूके में है, रूपकुंड। चलिए, रूपकुंड के बारे में बताते हैं। इसे कंकाल झील बोलते हैं, कंकाल झील। रूपकुंड को कंकाल झील, रहस्यमय झील बोलते हैं। रहस्यमय झील बोलते हैं किसको? ये आपको रूपकुंड को। बात समझिए, यहाँ पर रूपकुंड के झील में मानव कंकाल, मानव के सर का मुंडी जो मिलता है इसी में, रूपकुंड में। रहस्यमय झील इसी को बोलते हैं क्योंकि इसका पानी जो होता है, पानी सूख जाता है, बढ़ जाता है ना, कभी बढ़ जाता है, कभी सूख जाता है, इसलिए इसको रहस्यमय झील बोला गया है। मानव के कंकाल होने के चलते इसे कंकाल झील पाया गया, कंकाल झील बोलते हैं। और यह रूपकुंड झील कहाँ है? चमोली में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है रूपकुंड झील। चमोली की बात करते हैं। चमोली फूलों की घाटी, फूलों की घाटी बोलते हैं। फूलों की घाटी किसको? चमोली को बोला जाता है, जो उत्तराखंड में है। बात समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो पश्चिम बंगाल बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है रंभा। ये रंभा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? रंभा जनजाति 14 का इसका सही जवाब होगा असम। रंभा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? असम में पाया जाता है। रंभा जनजाति ये असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झोरा नृत्य किससे संबंधित है? तो ये आपको उत्तराखंड से संबंधित है। झोरा नृत्य कहाँ से? ये आपको उत्तराखंड में ये नृत्य है, झोरा नृत्य, उत्तराखंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो मालवा संस्कृति से संबंधित कैसे समय था? एरन था, नावदा टोली था, ये ईमान गांव जो ना था, नहीं था। ईमानगढ़ कहाँ? तो महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में कौन कौन संस्कृति? जोरबे संस्कृति, उसके बाद मालवा संस्कृति, बनास संस्कृति। ये कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में आपको 3 संस्कृति, जोरबे संस्कृति, मालवा संस्कृति और बनास संस्कृति आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब इसका नहीं है का इमाम गांव में। अब बातें करते हैं जोरबा संस्कृति कहाँ पाई जाती है? जोरबा संस्कृति याद रखें यहाँ पर। चलिए, जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र में, मालवा संस्कृति MP में,
हाँ, मालवा संस्कृति एमपी में। बनास संस्कृति कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में बनास संस्कृति पाया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलिए कि जैन मत के अनुसार निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? जैन मत के अनुसार जो है निग्रंथ का अर्थ पूछ रहा है। तो निग्रंथ का अर्थ होता है जैन मताधिकार में बंधन रहित जो होता है, बोलते हैं निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। बंधन रहित बोला गया है, ठीक है। निग्रंथ उनके अनुयायी को कहते हैं। जैन मताधिकार के जो मानने वाले उसके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि निग्रंथ किसको बोला गया है, किसके अनुयायी को निग्रंथ बोला गया है? तो दो याद रखेंगे, दो लोग थे, एक पार्श्वनाथ और एक महावीर स्वामी को, ठीक है ना। ये आपको निग्रंथ के अनुयायी कौन कौन थे? पार्श्वनाथ के थे और महावीर स्वामी के थे। अब बातें करते हैं जैन भाषा की बात करते हैं। जैन भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है और पराक्रमी भी होता है। जैन भाषा का अर्थ क्या होता है? विजेता और पराक्रमी होता है। एक और इसमें प्रयोग किया जाता है अहर्थ। अहर्थ शब्द किस में मिले? तो जैन मतों में, जैन धर्म में किया गया अहर्थ। तो अहर्थ का क्या होता है? मतलब इसका होता है पूज्य। अहर्थ का मतलब क्या हो गया? पूज्य हो गया। अहर्थ का हो गया पूज्य। बात समझ में आ गया? 24 तीर्थकार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आगे आइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली जो है चांदी का सिक्का चलाया था? व्याघ्र शैली चांदी का सिक्का किस गुप्त शासक ने चलाया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। ए नंबर सही इसका आंसर है। गुप्त शासक व्याघ्र शैली चांदी का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। बताते हैं इसकी कहानी, समझिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का अंत किया और इसी के खुशी में व्याघ्र शैली चलाया हुआ था। शकों का दमन कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय का इसका भाई जो था रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा। ये शकों से हार जाने के बाद रामगुप्त जो था, शक से हार जाने के बाद रामगुप्त शक से हार गया तो अपनी पत्नी जो थी, पत्नी ध्रुव देवी को दे दिया। ध्रुव देवी को दे दिया, जिससे क्रोधित होकर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत से शकों को दमन कर दिया, शकों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद शकों को ख़त्म किया, शकों को हरा दिया और इसी के खुशी में व्याघ्र शैली चलाया हुआ था। जब शकों को हराने के बाद, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, ये रामगुप्त जो इसका बड़े भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय के हत्या कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय हत्या कर दिया और इसकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी से विवाह कर दिया, ठीक है। और बात समझ में आ गया। उसके बाद इतना ही नहीं, जब शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य के उपाधि मिला
विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला, ठीक है ना। एक और जो आपको इसमें थोड़ा सा बताएंगे, रोम के शासक को, रोम के जो शासक होते थे, जो उपाधि धारण करते थे, उसको क्या बताए थे? रोम के शासक जो उपाधि धारण करते थे, सीजर बोलते थे, सीजर। सीजर याद रखेंगे, सीजर क्या एक उपाधि था रोम काल में, तो उसी तरह ये भी उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? पराक्रम। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? पराक्रम होता है, पराक्रम। पराक्रम का सूर्य। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, पराक्रम का सूर्य। और कुल कितने शासक को उपाधि मिला है विक्रमादित्य का? तो 14 को मिला हुआ, 14। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे लोकप्रिय में आ गया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला हुआ है, ठीक है ना। ये तो हो गया। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, और इसने सबसे पहले सिक्का चलाया, महाधिराज की उपाधि धारण किया, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला गया है, ठीक है। कुमारगुप्त जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, घबराना नहीं है दोस्तों, देखते चलना है ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ऐसे तो पढ़ देंगे ऑप्शन के साथ, लेकिन जानकारी तो होगा नहीं। कोई ज़रूरी है कि यही क्वेश्चन पूछेगा? ये तो एक फॉर्मेट आपको दिया जाता है कि एक सेट बनाइए, लेकिन इसके जितने भी हैं सारा क्वेश्चन को जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वो कौन सा मंदिर जो नागर शैली में निर्मित नहीं किया गया है? तो नागर शैली में जो है निर्मित नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर का, ये आपको नागर शैली में नहीं किया गया है। भारत में मंदिर निर्माण जो है 3 शैली में है। कितने शैली में? 3 शैली में है। पहला हो गया, आपको बताते हैं, पहला हो गया नागर शैली, दूसरा हो गया द्रविड़ हो गया, तीसरा कौन हो गया? बेसर हो गया, बेसर। नागर शैली कहाँ चलता था? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। और बेसर शैली कहाँ चलता था? मध्य भारत में। तो ये उत्तर भारत में नागर शैली था, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में आपको बेसर शैली। तो इसी में कौन था? नहीं था इसमें कौन? राजराजेश्वर का मंदिर जो नहीं था, ठीक है, नागर शैली में नहीं था। तो ये दक्षिण भारत का। आगे बढ़ते हैं, एक और बात, चलिए आगे क्वेश्चन देख ले। 20 नंबर, राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? राष्ट्रकूट जो राजवंश की जो भाषा क्या थी? तो ये कन्नड़ था, कन्नड़, क्योंकि महाराष्ट्र और केरला साइड की तरफ ले था, ये कन्नड़ भाषा था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। इसकी भाषा पूछ रहा है तो कन्नड़ था, कन्नड़। इस बात को ध्यान रखेंगे। हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया है? किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को सुल्तान का आजम कहा गया? सुल्तान का आजम। तो ये सुल्तान का आजम जिसको किसको बोला? इल्तुतमिश को बोला गया है। इल्तुतमिश को बोला गया है क्योंकि बगदाद के खलीफा से पदवी लेने वाला, बगदाद के खलीफा से पदवी लेने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश बना। तो इल्तुतमिश था।
इसलिए इसको जब पदवी मिला तो सुल्तान ए आजम के नाम से पुकारा गया इल्तुतमिश को। ठीक है ना। उस समय इल्तुतमिश जो बगदाद के शासक जो थे मंसाफ बिला ने ये सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया था। बगदाद के जो सुल्तान थे मंसाफ बिला ने ये आपको सुल्तान ए आजम की उपाधि आपको इल्तुतमिश की दिया था। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट काम भी हैं। तुर्क चहलगानी चलाया। शुद्ध अरबी सीखा। शुद्ध अरबी सीखा। दिल्ली की राजधानी बनाया। CPT कैपिटल बनाया। और इल्तुतमिश जो मकबरा का निर्माण काम शुरू किया था। तो ये इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण काम मकबरा का जो निर्माण काम इल्तुतमिश ने किया। तुर्क चहलगानी की, शुद्ध अरबी सीखा, दिल्ली को राजधानी बनाया और जिसको आपको बगदाद के जो नवाब खलीफा जो हुआ करते थे उसको मंसाफ बिला ने सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश को दिया गया था। बात याद रखेंगे। समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरनामा किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है। तो ये बाबर का है। बाबर का आत्मकथा बाबरनामा। तो बाबरनामा किस भाषा में है। तो ये तुर्की में है। तुर्की भाषा में बाबरनामा किसकी आत्मा बाबर का है। तो ये तुर्की भाषा में है। ठीक है। अब देखिएगा बाबरनामा में दो हिंदू शासक का चर्चा किया गया है। तो दो हिंदू में कौन कौन। विजयनगर के शासक जो थे कृष्ण देवराय की चर्चा किया गया है। पहला हो गया। दूसरा कौन हो गया। मेवाड़ के जो शासक कौन थे। राणा संगा की चर्चा किया गया है। तो ये बाबरनामा में दो हिंदू की चर्चा किया गया है। तो आपको ध्यान रखेंगे विजयनगर के सम्राट जो थे कृष्ण देवराय की चर्चा। मेवाड़ के जो हो जाएगा याद रखेंगे कौन। तो राणा संगा की चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैप पे इसमें कौन सा मुस्लिम राज्य नहीं है। तो इसमें चलिए बताते हैं। 5 में दिल्ली के शासक कौन था। इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी की चर्चा किया गया। ठीक है। उसके बाद गुजरात का किया गया। 2 हो गया। तीसरे का कौन था। बंगाल के। चौथा हो गया मालवा के। पांचवा कौन हो गया। पांचवा हो गया कौन। बहमानी राज्य के। तो इसमें देख रहे हैं दिल्ली का किया गया है। तो हाँ बिल्कुल है। तो उसके बाद पश्चिम बंगाल का किया गया है। मालवा का किया गया था। गुजरात का बहमनी का किया गया। सिंध का इसमें कहाँ से हो जाएगा सर। ये ऑप्शन के साथ देख रहे हैं। सिंध इसमें नहीं होगा ना। बंगाल का किया गया है। मालवा का किया गया है। बहमनी का किया गया है। दिल्ली का किया गया है। ठीक है ना। लेकिन सिंध का नहीं किया गया। यही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। किस मराठा शासक के समय मराठा युद्ध में जो सभी महिलाएं को साथ लेकर जाते थे। तो देखेंगे मराठा सेनापति के समय
मराठा युद्ध में जो है स्त्रियों को साथ में ले जाया जाने लगा। तो ये किसके समय में स्त्रियों को ले जाया जाने लगा? तो संभाजी के समय। तो याद रखेंगे, संभाजी के समय से आपको मुग़ल सम्राट जो है सेनापति जो लोग थे या स्त्रियों को इसमें ले जाने लगा। ये संभाजी शिवाजी के बेटा थे, शिवाजी के बेटा था और बड़ा ही क्या था, अयोग्य था, अयोग्य शासक था संभाजी। और मराठा में एक शिवाजी ने शुरू किया था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसने शुरू किया था? मराठों ने। तो शिवाजी ने शुरू किया था। अष्टप्रधान को नष्ट यहीं कर दिया। अष्टप्रधान को नष्ट कौन किया? तो संभाजी ने किया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेडोन का युद्ध किसके बीच में होता है? सेडोन का युद्ध किसके में हुआ था? तो यह सेडोन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और पारसा के बीच में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए इसको याद रखिए, 1870 में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ये आपको फ्रांस और पारसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। बैरकपुर के सैनिक विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो ये बैरकपुर के समय में अंग्रेज गवर्नर पूछ रहा है, तो कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सर जॉन बार्लो। सर जॉन बार्लो के समय में आपको बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। अब बातें करते हैं कब हुआ था बैरकपुर में विद्रोह। तो 1924 में हुआ था। 1924 में बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। बार्लो का शासक काल जो था कब से कब तक? तो याद रखेंगे बार्लो। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक? 1805 से लेकर 7 तक, ठीक है। उसके बाद करते हैं 1805 से 24 तक न हुआ था ना यार। बैरकपुर का विद्रोह 1824 में हुआ था। तो 1824 में शासक कौन था? एमहर्स्ट था यार, एमहर्स्ट होगा। इसका सही जवाब होगा एमहर्स्ट होगा। डी नंबर सही होगा, बार्लो नहीं होगा। तो ये बार्लो का शासक काल 1805 से लेकर 1807 था, ठीक है। एमहर्स्ट के समय में आपको हुआ था विद्रोह। एमहर्स्ट का शासनकाल कब था? तो 1823 से लेकर 1828 तक ले था। तो ये देख रहे हैं ना, 1823 में था, 1824 में हुआ था बैरकपुर में। और इसी के समय बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा युद्ध भी हुआ था। बर्मा युद्ध हुआ था एमहर्स्ट के समय में। उसके बाद हेस्टिंग का समय कितना था? 1813 से 23 था। 1813 से 23 का इसका शासन का। पेंटिंग का कम से कम था तो 1828 से लेकर 1835 तक ले ये शासक गवर्नर था। अब सुनिएगा, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ था क्यों हुआ था? अब सुनिएगा किस लिए हुआ था। भारतीय सभ्यताओं में, भारतीय परंपराओं में ये बात बोला गया था, जो समुंदर पार करेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो हिंदू धर्म को तो उसको बोलते हैं, जो पार करता है, मलेच्छ बोलते थे। मलेच्छ बोलते थे, मलेच्छ। उसके लिए ना राज्य उसको सम्मानित कर सकता था, न कोई अपने परिवार से मिल सकता था। अब बताइए, ऐसे प्रथा चलता था। लेकिन अब जानते हैं बर्मा तो जाना था जहाज़ से। तो ये आपको बैरकपुर के सैनिकों ने 1824 में विद्रोह कर दिया, कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब सुनिएगा कि आंग्ल बर्मा युद्ध
आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था प्रथम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 में से लेकर 26 तक ले हुआ था। 1824 से 26 तक ले। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852 में हुआ था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपको 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 1885 में हुआ था। 3 आंग्ल बर्मा हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा आपको 1824 से 26, 1852 में दूसरा, 1885 में आपको तीसरा हुआ था, तीसरा हुआ था। तो इस प्रकार 3 विद्रोह हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध। उसके बाद एक और बात आप बता देते हैं, सैनिक तो नहीं जा रहा था, तो एक अधिनियम आता है, सैनिक अधिनियम। सैनिक अधिनियम आया कब? 1856 में। 1856 में सैनिक विद्रोह आया था, जिसमें ये बात बोला गया था समुंदर पार करना होगा। अगर सब सैनिक में आते हैं तो समुंदर पार करना होगा। ठीक है ना, समुंदर पार करना है तब ये सैनिक बन सकते हैं। तो ये 1856 की बात था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे सर। 1857 के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी? तो ये ध्यान रखेंगे, लिबरल पार्टी की सरकार था। 1857 के समय जो लिबरल पार्टी की सरकार था। अब यहाँ पर ध्यान रखें, लिबरल पार्टी के समय था, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन था, जो लिबरल पार्टी से था। 2-3 को ऐसे पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1773 के एक्ट के समय कौन था ब्रिटिश पीएम? पीएम कौन था जी? ब्रिटिश पीएम कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड नॉर्थ। अब एक और बात याद रखेंगे, 1947 जब हुआ था आज़ाद, तो ब्रिटिश के पीएम कौन थे? एटली थे। आज़ादी हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधान विंस्टन चर्चिल। तो यही सब क्वेश्चन पूछता रहता है, तो यह ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आपको 23 नवंबर 1919 में हिंदू मुसलमानों के लिए एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। जानते हैं, महात्मा गांधी ने आपको खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसके सहानुभूति लेने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की संयुक्त कॉन्फ्रेंस किया था। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम की एकता। और इतना ना मजबूत उस समय ये हिंदू मुस्लिम एकता जो था, और इसी चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। ध्यान रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो ये आपको खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना कहा था गांधी जी ये धार्मिक भावना भड़का रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? प्रजा मंडल की गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। 1927 में भारत प्रजा मंडल की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी की सज़ा नहीं दिया गया था? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, इसमें किसको नहीं दिया गया था?
तो इसमें सज़ा नहीं दिया गया था आपको, जगन्नाथ शिंदे को नहीं दिया गया था। किस क्रांतिकारी को फांसी का सज़ा नहीं हुआ था? जगन्नाथ शिंदे को नहीं दिया गया था। बलवंत फड़के को तो हुआ था। सूर्य सेन को मास्टरदा चटगांव शस्त्रागार के संबंध में था। आगे बढ़ते हैं। 1929 में गठित लैंडसेन आयोग का संबंध किससे है? यह शिक्षा से संबंधित है, तो ये मिशनरी शिक्षा से संबंधित है, मिशनरी शिक्षा से संबंधित था। और ये इरविन के समय में था 1929 में लैंडसेन आयोग जो आया था मिशनरी शिक्षा के लिए, इरविन के समय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1992 की सबसे बड़ी विशेषता का 1892 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? 1892 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसमें सारा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछेगा तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था। ठीक है। और विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में शुरू हुआ था, 1861 में शुरू हुआ था। और बजट पर बहुत सबको 1892 में हुआ था, ये भी बात सही है। निर्वाचन की शुरुआत 1892 में ही था, विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? निर्वाचन आयोग की शुरुआत हो जाती है, निर्वाचन की बात है। इसका सही जवाब होगा सी। चलिएगा, घबराना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्तिगत तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं रहे थे? तो नेहरू जी नहीं थे, मुंशी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी थे, और सरदार पटेल भी थे। देख लीजिएगा इसको, तदर्थ झंडा समिति का। बात करते हैं भारतीय झंडा। भारत का झंडा जो है का ध्वज, झंडा ध्वज का डिजाइन किसने किया था? प्रथम बार, तो ध्यान रखें, प्रथम बार डिजाइनिंग कौन किया था? सिस्टर निवेदा। ये आपको विवेकानंद जी का के शिष्या थी। सिस्टर निवेदा ये आपको शिष्या थी। इन्होंने भारत का झंडा का डिजाइनिंग किया था सबसे पहले, लेकिन इसको नहीं माना गया और बाद में चलकर पिगली वेंकैया की ने तैयार किया था। ठीक है, ये बातें था। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं पड़ा है? ये भारतीय प्रस्तावना जो है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो है, संविधान का कुंजी कहा गया है, आत्मा बोला गया है, संविधान का आत्मा। इस बात पर जो है संविधान का अंग नहीं माना हुआ था, गोलकनाथ बनाम। उसके बाद केशवानंद भारती ये संविधान का मांग माना हुआ था। इस पर बड़ा भी विवाद हुआ था। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर में इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रावधान है। लेकिन बात करते हैं प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में भाषा पूछेगा। भाषा किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से हो गया। प्रस्तावना जो है कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। प्रस्तावना जो है अमेरिका से। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से स्वतंत्रता हो गया। समानता की बात लिया गया। बंधुता
बंधुता लिया गया है, ठीक है ना, ये आपको फ्रांस से लिया गया है। अब बातें करते हैं रूस से क्या लिया गया, रूस से, तो रूस से लिया गया है आर्थिक 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 न्याय, राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक न्याय, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तावना में पूछता है कितने प्रकार के जो है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता जो है आपको 5 प्रकार के, न्याय आपको पूछेगा 3 प्रकार के, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है ना। अवसर की समानता भी है 2 प्रकार के, अवसर के हो गया 2 प्रकार, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसमें प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है ब्रिटेन का, कहाँ से प्रभाव पड़ा है यार, नहीं पड़ा हुआ है, तो ये इसका सही जवाब तक पूछता है कि प्रस्तावना पर कौन कौन देश का प्रभाव पड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और रूस का भी, रूस का प्रभाव, 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। चलिए आगे बढ़ करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान के किस भाग के अंतर्गत में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आपको भाग 16 में, भाग 16 में दिया गया है। तो आर्टिकल पूछेगा, तो लोकसभा में, आर्टिकल में लोकसभा में तो 332 है ना, विधानसभा में कितना आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो विधानसभा में 332 33 नहीं होगा, 333, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। तो ये आपको लोकसभा तक कन्फर्म है 332 है या 342, हमको लगता है 300 कहीं 42 हो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है विधानसभा में। तो ये आपको 16 में, भाग 16 में निश्चित किया गया है। बात करते हैं आगे, भाग 14 जो है, भाग 14 में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा की चर्चा किया गया, लोक सेवा की चर्चा भाग 14 में है, ठीक है ना। भाग 18 में आपदा उपबंध की चर्चा किया गया है, आपदा उपबंध की चर्चा 18 में दिया गया है। और संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन जो है आपको 20 में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ लिए, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत को सीमित राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा किया था, के संस्थानन समिति के संस्थानन समिति ने किया था, ठीक है, के संस्थानन समिति ने किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका डी नंबर सही है। अब बातें करते हैं आगे, क्वेश्चन, कामराज योजना किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया था, कामराज योजना किस पार्टी को सुधार, उसको मजबूत करने के लिए शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी को। तो ये कामराज जो था 1960 में, 1960 में इस कामराज योजना में जो था कांग्रेस का पतन होना शुरू कर दिया था। जैसे कि अभी देख रहे हैं 10 सालों में कांग्रेस जो है हाशिए पर चला गया है, और उसको आगे बढ़ाने में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं, ठीक है ना। और ये भी थोड़ा सा बता दें, आप तक ले सबसे लंबा दूरी तय किए हुए हैं 6200 किलोमीटर, ठीक है ना, 6200 किलोमीटर के लंबा दूरी तय किए हुए हैं पैदल। तो ये समझ सकते हैं 6200 किलोमीटर के राहुल गांधी पैदल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शुरू किए हुए हैं। तो बात करते हैं कि जब ये कामराज में है, वही बात था 1960 में, जब कांग्रेस जब पतन की तरफ लड़खड़ा रहा था, तो इनका मानना था कि कांग्रेस में अगर इसके मजबूती करना होगा तो लोगों की, जनता के बीच में जाना होगा, है ना। जो कांग्रेस के पद पर जो है उसको इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे
और भारत के बीचों में, जनता के बीच में रहकर काम कीजिए, तब ये लोगों का विश्वास हासिल कर पाएंगे। वहीं अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, देखते हैं क्या उसका असर पड़ता है। जनता ही मालिक है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों को राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था? तो ये जो इसका सही जवाब है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुसूचित जातियों को राष्ट्रीय का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है? तो ये आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कैसी संस्था है? यह संसद के द्वारा जब बनाया गया कानून से द्वारा संविधिक संस्थान है। संविधिक संस्थान जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये संविधिक संविधान है, संशोधन करके ये संविधान के संशोधन करके अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। और पिछड़ा जाति आयोग तो पहले से ही इसमें चर्चा किया गया है। इस आर्टिकल में 338 के बी में चर्चा किया गया है। पिछड़ी जाति के लिए कौन सा आर्टिकल? 338 के बी में। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो निर्वाचन आयोग के आर्टिकल 324 में किया गया है। 324 में। वित्त आयोग की चर्चा आपको 280 में किया गया है। वित्त आयोग की चर्चा आपको 280 में किया गया है, बात ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ये नंबर मानवाधिकार आयोग, कानून के संसद के द्वारा कानून बनाकर इसको जोड़ा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। 169वें 169वें आर्टिकल में आपको संसद को शक्ति प्रदान किया गया। 169वें आर्टिकल में संसद को शक्ति प्रदान किया गया किसके लिए? तो विधान परिषद के उत्तासन, स्थापना या एंड करना, ख़त्म करना। तो ये विधानसभा का उत्शासन करना, ये आपको बताया गया है। अब तक ले कितना है विधान परिषद जो है? 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। बिहार में विधान परिषद कितना? 75 गो है। यूपी में 100 गो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राज्य में कर्नाटक में भी देख लेंगे, कर्नाटक में भी है। तो एक और बात बताएंगे, इसकी समाप्ति जो है 169 या इसका निर्माण आपको 169 के तहत में ही है। विधान परिषद बन सकता है या ख़त्म हो सकता है ये संसद के द्वारा। ठीक है ना, ये बात बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि नगरपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको कहीं से भी नहीं लिया गया है। न्यायपालिका की एकल प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कहीं से ग्रहण नहीं किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम जो है 1935 से आपको न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर कि संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो न्यायपालिका नहीं है जी। संविधान के मूल ढांचा का जो सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो न्यायपालिका है। ध्यान रखेंगे इस बात को। सी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? एच.डी. देवगौड़ा थे जी। इंदिरा गांधी जो बनी हुई थी। मनमोहन सिंह आपको असम से तो 2 बार था, लेकिन मोरारजी देसाई नहीं थे। और ध्यान रखें, मोरारजी देसाई जो गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी पीएम है रहे हैं।
और ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज 80 साल के थे। 80 वर्षों में सबसे ज़्यादा यही प्रधानमंत्री बने। सबसे राजीव गांधी आपको 35 या 45 वर्ष में, 45 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बजट प्रस्ताव के खर्चा में कमी का प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, यही आपको बजट का प्रस्ताव में जो कटौती किया जाता है, यही कटौती प्रस्ताव है। समझ लिए? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। वरीयता क्रम के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता के कौन के समकक्ष पद ग्रहण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सही है, उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के। अब चलिए समझाते हैं इसको। प्रथम पर कौन आते हैं? प्रथम पर कौन आते हैं? वरीयता क्रम में राष्ट्रपति आएंगे। चलिए इसको बताते हैं। प्रथम पर आपको राष्ट्रपति आर लिखते हैं। दूसरे पर आ गया उपराष्ट्रपति। तीसरे पर हो गए राज्यपाल। चौथे पर हो गए कौन? नहीं, तीसरे पर हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर क्या, पहले पर हो जाएंगे राष्ट्रपति, दूसरे पर हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, तीसरे पर हो जाएंगे पीएम हो जाएंगे, चौथा पर हो जाता है कौन? चौथा पर राज्यपाल। पांचवें पर कौन होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप पीएम या उपराष्ट्रपति या पीएम। ठीक है। छठा पर कौन रहता है जी? छठा पर आता है लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। सातवें पर कौन आता है? और इसी सातवें में आपको ध्यान रखेंगे, इसमें सीएम आते हैं, कैबिनेट आते हैं, मंत्री। उसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता आ जाते हैं। उसके बाद आता है नीति आयोग के अध्यक्ष आता है। तो ये आपको 7वें नंबर पर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के विपक्ष के समकक्ष कौन होते हैं? तो आपको इसका हो जाएगा सही जवाब होगा सी नंबर, अध्यक्ष जो हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसका सही जवाब इसका सी होगा। समझ लिए? क्वेश्चन ये सब पूछता रहता है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा नहीं है जी? राज्य सूची का विषय कौन नहीं है? तो ये आपको डी नंबर, औद्योगिक जो है विवाद जो है, ये आपको समवर्ती सूची का, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है आपको औद्योगिक विवाद। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, वार्नवेलेक कप जो है किससे संबंधित है? वार्नवेलेक कप किससे खेल से संबंधित है? ये वार्नवेलेक कप जो है आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। वार्नवेलेक कप किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखेंगे बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? तो ये कितना समय का हो जाएगा जी? तो ये 3 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का अध्यक्ष कौन होता है? ये कैसा पद है, संस्थान है? तो ये पद जो है आपको स्वायत्त निकाय है। NSC की स्थापना कब किया गया था? 2005 में किया गया था। NSC की जो है 2005 में स्थापना किया गया था। यह स्वायत्त निकाय है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, इसका
तीव्रगामी और समावेशित विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का इसका क्या रखा गया था, तो इसका ध्यान रखेंगे तीव्रतम समावेशित विकास। ये कब से कब तक ले 11वीं, तो 2007 से 12 तक ले था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको कब से, तो 7 से 12। अब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ तो नारा तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में है ना। गरीबी बेरोजगार वाला, गरीबी बेरोजगार का समाप्त करना, तो इसका कब था, 2002 से 7 तक ले, ठीक है ना। 2002 से 7 तक ले आपको गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। उसके बाद न्यायपूर्वक वितरण और समानता का विकास करना, तो ये आपको हो जाएगा 1997 में से लेकर 2002 तक ले था। 2002 तक, 97 से लेकर 2002 तक ले आपको न्यायपूर्ण वितरण और समानता का विकास। अब मानव संसाधन का विकास, ये तो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो 1992 से लेकर 1997 तक, 92 से 97 आपको मानव संसाधन विकास की स्थापना किया जाएगा। इसमें इसका लक्ष्य रखा गया था, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ये लक्ष्य भी क्वेश्चन पूछता रहता है, आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। और उसमें भारतीय नहीं लगेगा तो कौन हो जाएगा, स्मिथ थे। लेकिन इसमें कौन हो जाएगा सही, तो सीडी देशमुख ये भारत के स्वतंत्र थे। और इनका शासनकाल जो रहा था 1943 से लेकर 1949 तक ले था। 1947 से लेकर 1949 तक ले इनका शासन था। और इस प्रकार 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे। और ये जानते हैं बहुत ही अच्छा विश्लेषण के साथ आपको समझाया गया है। जिन लोगों का एडमिशन नहीं कराए हैं तो एडमिशन जाकर करा लें। संस्थान बहुत ही अच्छा है, रोशन आनंद सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही लेबोरियस टीचर है। दरोगा के लिए स्पेशल टीचर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। 2 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, तो पहली बार आप चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा डेली टेस्ट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं।